हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा अबाउट कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन ही जब हम पढ़ रहे थे, जब हम कंसिडरेशन ही पढ़ रहे थे ना, तो कंसिडरेशन में कंसिडरेशन जो 2D की डेफिनेशन थी उसमें हमने देखा एट डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, कौन? प्रोमिसी, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, एक तो प्रोमिसी, सेकेंडली एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन। अभी जो एनी अदर पर्सन था, इसकी वजह से अब हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता क्या है, इन दोनों का मतलब देखो। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जहां से मूव हुई वही सू कर सकती है पार्टी, और जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट है वही सू कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश लॉ तो सिंपल है, प्रोमिसी होता है, प्रोमिसर होता है, लेकिन इंडिया में एनी अदर पर्सन है। तो अब देखते हैं इस एनी अदर पर्सन से क्या फर्क पड़ता है। देखो, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस दैट ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू और बी स्यूड अपॉन इट। पार्टीज ही को कर सकते हैं। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, that is someone who is not a party to contract, cannot enforce the term of agreement even if the contract was made for their benefit. ठीक है, ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन मूव टू द कोर्ट, और जो थर्ड पार्टी है, स्ट्रेंजर है, वो नहीं आ सकता। और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या है? द टर्म प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन मीन कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। कंसिडरेशन मस्ट ओनली मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। पर हमने इंडियन लॉ में क्या देख लिया? एनी अदर पर्सन और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन एंड नॉट फ्रॉम द थर्ड पर्सन। मतलब इंडिया में तो ये फॉलो नहीं होता है। अंडर इंग्लिश लॉ ओनली पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड कंसिडरेशन कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखो, ए एग्रीज टू पे बी 5,000 इफ बी टीचेज ए सन। ए ने बोला बी को कि मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा इफ यू एग्रीज टू टीच माई सन, अगर तू मेरे सन सी को पढ़ा दे। ठीक है, बेनिफिट यहां जा रहा है ए के सन को, दैट इज सी। सी कैन नॉट, अब यहां पर सी कैन नॉट सू, जो सी है कैन नॉट सू, क्योंकि ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसिडरेशन इससे फॉलो नहीं हुई। ही इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, सी इज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। तो यहां पर ओनली ए एंड बी जो है वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है और वही सू कर सकते हैं एज पर प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। अब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में द कंसेप्ट ऑफ प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट अप्लाई। क्यों? मैंने आपको बताया 2D की डेफिनेशन है, उसमें लिखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो ये जो एनी अदर पर्सन है, इसने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन को तो खत्म कर दिया इंडिया में, कि ये इंडिया में नहीं फॉलो होता जी। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में फॉलो नहीं होता। हेंस इवन अ पर्सन हु इज नॉट अ डायरेक्ट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट डिराइव बेनिफिट फ्रॉम इट कैन स्यू टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट। तो मतलब जो बेनिफिट डिराइव कर रहा है इंडिया में वो भी सू कर सकता है। केस लॉ देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, सारे ये 3 केस लॉ और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। जो पहला केस आता है दैट इज डटन वर्सेस पूल 1688। अ फादर वांटेड टू सेल टिम्बर टू प्रोवाइड डाउरी टू हिज डॉटर। फादर है, उसने सोचा मैं सेल कर देता हूं अपने टिम्बर ताकि डी की जो मैरिज है, उसकी डॉटर है डी, उसकी मैरिज में डाउरी दे सके। ठीक है, जो सन है, फादर का जो सन है, उसने फादर को बोला मत करो अपना टिम्बर सेल, डोंट सेल, डोंट सेल द टिम्बर, मैं आई पे डॉरी, आई पे डाउरी। तो फादर ने नहीं टिम्बर किया सेल, लेकिन जब सन को उसने बोला तो सन ने रिफ्यूज कर दिया बाद में पैसे देने से। तो कोर्ट ने हेल्ड किया, तो यहां पे डॉटर चली गई कोर्ट, कि मेरी मैरिज के लिए उसने प्रॉमिस किया था वो नहीं दे रहा।
अब देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट तो फादर और सन के बीच हुआ था, लेकिन इनडायरेक्टली डॉटर भी तो रिलेटेड थी। तो फादर रिफ्रेंड तो कोर्ट चली गई डॉटर। Court held that daughter could sue the son even though she was not a party to contract because the benefit was clearly intended to her. तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि डॉटर जो है, उस सन ने बोला ये तो सू ही नहीं कर सकती, मेरे और पिताजी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। तो कोर्ट ने हेल्ड किया डॉटर कैन सू क्योंकि बेनिफिट डायरेक्टली उससे रिलेटेड था, लिंक्ड था। द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन वेयर द थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने कहा यहां पर भी मतलब वही क्या बोला कोर्ट ने कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं लगेगी यहां पर भी। ठीक है, तो बेनिफिट टू अ थर्ड पार्टी कैन क्रिएट राइट टू सू दिस केस। अब ये वाला केस लेटर ओवर रूल हो गया था कौन से केस से? तो इंग्लैंड में तो ये केस लो ओवर रूल हो गया था ट्विडल वर्सेस एटकिंसन से। ट्विडल वर्सेस एटकिंसन 1861। तो इसमें क्या हुआ, फादर ऑफ हस्बैंड एच एंड वाइफ अग्रीड दैट each would pay a certain sum of money to H after the marriage. When both fathers died, H sued W, father's executor Atkinson for payment. तो उसने उसको सू कर दिया कि एग्जीक्यूटर ने पैसे नहीं दिए उसके मरने के बाद। द कोर्ट डिसमिस द केस स्टेटिंग एच वॉज नॉट द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं एंड गिवन नो कंसिडरेशन, तो तुम्हें कंसिडरेशन नहीं मिल सकती। हेंस एच कुड नॉट सू। तो यहां पर प्रिंसिपल कौन सा चला, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां पर चला प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और फ्रॉम whom no consideration move cannot enforce the contract। तो यहां पे ये चला। अब आते हैं इंडियन पोजीशन क्या है। देखो इंडिया में हम फॉलो करते हैं अपना पहले वाला डटन वर्सेस पूल वाला ही केस, डटन वर्सेस पूल। और पता कैसे चला हम वो फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज चिनैया वर्सेस रमैया 1882 का केस मद्रास हाई कोर्ट का। एन ओल्ड लेडी ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर एम बाय रजिस्टर्ड डीड विद द डायरेक्शन की जो डॉटर है वो पे करेगी पैसा हर टाइम एन्यूटी, मतलब अपने उसमें से जो उसने उसको ट्रांसफर किया है रजिस्टर्ड डीड में, बोला डायरेक्शन दी अपनी डॉटर को कि शी शुड पे एन एन्यूटी टू द डोनर्स ब्रदर, उसके ब्रदर को। द डॉटर एम एक्सेप्टेड द ट्रांसफर बट लेटर रिफ्यूज टू पे द एन्यूटी, एन्यूटी नहीं दी। तो जो ब्रदर था, मदर का ब्रदर था, उसने सू कर दिया। तो इसने बोला ये तो ब्रदर मेरी और मम्मी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये तो सू ही नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने हेल्ड किया, held that although the brother was not a party to contract, he could sue because consideration has moved from S, consideration S से मूव हुई, S द डोनर, लेकिन उसमें जो बेनिफिट था वो M का भी तो था। जो बेनिफिट था वो थर्ड पर्सन का भी तो था। द बेनिफिट वाज क्लियरली इंटेंडेड फॉर ओ, सॉरी M का नहीं ओ, जो बेनिफिट था वो ब्रदर का भी क्लियरली इंटेंडेड था उसमें। तो इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। और वो जो थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी है दैट कैन आल्सो सू टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडिया में क्या मानते हैं कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ना वाइडर व्यू लेते हैं, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन तो फॉलो नहीं करते, लेकिन प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हम ना वाइड व्यू लेते हैं। हमारे हिसाब से क्या होता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिस पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगता है। तो अगर हम देखें तो इंडिया में क्या हिसाब चलता है, देखो दो चीजें आ गई। अब देखो ये सब तो हमने देख लिया ना, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। अब हम देखते हैं कि इंग्लैंड और इंडिया में कैसे कैसे चलता है। देखो पूरा हमने समझ ही लिया है। देखो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये लिखते हैं इंग्लैंड और ये करते हैं इंडिया। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड में लगता है नो डाउट, इंडिया में इसका वाइडर व्यू लगता है, क्योंकि हम वाइडर व्यू हम मानते हैं जो बेनिफिशियरी है दैट इज ऑल्सो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। आता है प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन इंग्लैंड में ये भी लगता है नो डाउट, बट इंडिया में प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं लगता। तो यही सब हमने आज की क्लास में देखा कंसिडरेशन में, क्योंकि हमने देखा था प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन से क्लियर हो गया कि प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में नहीं लगेगा। फिर हमने केस लॉ का सहारा लिया। तो सबसे पहले हमने देखा डटन वर्सेस पूल, डटन वर्सेस पूल, जिसमें बोला कि थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी कैन स्यू, जो कि हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं रमैया वर्सेस चिनैया के केस से।
उसके बाद ट्वीडल वर्सेस एटकिंसन से फॉरेन इंग्लैंड में तो ओवर रूल हो गया, लेकिन इंडिया में यही रहा। तो यही कॉन्सेप्ट है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। ओनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन की कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसी ओनली, लेकिन इंडिया में नहीं चलता, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन आता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस समझने वाली बात थी। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम एसेंशियल सेक्शन 10 और 11 पढ़ेंगे। अब हम कि एक, अब हमने देख लिया कि एक एग्रीमेंट कैसे बना। क्यों, हमने क्या देख लिया, हमने प्रपोजल देख लिया, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस देख ली, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस हो जाए तो क्या बन गया, प्रॉमिस देख लिया। ठीक है, प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन भी हो, आज कंसिडरेशन खत्म हो गई तो कंसिडरेशन जुड़ गया तो अग्रीमेंट बन गया। अब अग्रीमेंट को हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न हो सके। तो अब हम देखेंगे सेक्शन 10 के पैरामीटर्स वो कैसे फॉलो करे और 11 कैसे फॉलो करे, मतलब आगे सब सेक्शन वो कैसे फॉलो करके जाए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। उसके बाद थोड़े से प्रिंसिपल्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जर्नल, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम खत्म कर देंगे 5-6 क्लासेस में या 4-5 क्लासेस में। थैंक यू।